नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मेष लग्न में बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में होकर द्वादश भाव में बैठे हैं और साथ में शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में होकर द्वादश भाव में बैठे हैं। मतलब शुक्र और बुध की युति है द्वादश भाव में, जिसमें शुक्र की उच्च राशि मीन राशि में शुक्र बैठे हैं और बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में बैठे हैं। इसके क्या फल होंगे, इस विषय को खासकर एक दर्शक के कारण लिया गया है। एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट में डाला था कि बुध अगर नीच राशि में होकर और शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में होकर युति बनाकर बैठे हों तो उसके क्या फल होंगे। इसका पूरा फल जानने के लिए पूरा एक कंप्लीट 12 लग्नों के अलग अलग फल अलग अलग होंगे, इसलिए पूरे एक कंप्लीट सीरीज शुरू की गई है जो मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक जाकर पूर्ण होगा और जिसमें जो है कि इस पर्टिकुलर युति को लिया जाएगा और इसके फल बताए जाएंगे। आज हम शुरू करते हैं मेष लग्न का। मेष लग्न है और इस मेष लग्न के अंदर बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में होकर द्वादश भाव में बैठे हैं और शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में होकर द्वादश भाव में बैठे हैं। इसके क्या फल होंगे। सबसे पहले आप जान लो कि जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में होकर जिस घर में बैठता है तो सबसे पहले उस घर को बल देने का काम करता है, उस घर से संबंधित जो क्षेत्र है उसको प्रबलता देने का काम करता है। और अगर कोई ग्रह उस घर के अंदर नीच राशि में होकर बैठता है तो उस घर से संबंधित जो क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में नकारात्मकता देने का काम करता है और उसके जो फल हैं वो कम मिलने की संभावना बनती है। साथ में वो ग्रह जिन क्षेत्रों का कारक ग्रह है अगर वो उच्च राशि में होकर बैठा है तो उसके प्रभाव बढ़ चढ़कर जातक को अपने जीवन में देखने को मिलता है और अगर कोई ग्रह नीच राशि में होकर बैठता है तो उसके प्रभाव नकारात्मक रूप से बढ़ चढ़ करके उस जातक को अपने जीवन में देखने को मिलता है। अगर उसमें कुछ उस ग्रह के कारण सकारात्मक स्थिति है तो उस सकारात्मकता में बहुत ही कम बल देखने को मिलता है। मतलब जितना सकारात्मक सफलता मिलनी चाहिए, जितनी सफलता आनी चाहिए, उतना सफल नहीं हो पाता है जातक। आज की स्थिति में क्या है, बुध नीच राशि में होकर बैठे हैं और शुक्र जो है कि उच्च राशि में होकर बैठे हैं और युति बनाकर बैठे हैं। सबसे पहले आप जान लो कि बुध और शुक्र की जो युति है वो एक दूसरे के मित्र हैं, जिसके कारण युति के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी युति है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा स्थिति में क्या होता है कि बुध शुक्र को बल देने का काम करते हैं। और यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बुध की भूमिका है वो तीसरे घर के स्वामी ग्रह के रूप में है। पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह बुध अपनी नीच राशि में जाकर द्वादश भाव में बैठे हैं और साथ में इस घर के इस लग्न चार्ट के अंदर छठे घर के भी स्वामी ग्रह बुध है। तीसरे और छठे घर के स्वामी ग्रह होकर बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में जाकर द्वादश भाव में बैठे हैं और शुक्र दूसरे घर के स्वामी ग्रह होकर द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह होकर धनेश होकर द्वादश भाव में अपनी उच्च राशि में जाकर बैठे हैं। इसके साथ साथ सप्तमेश होकर शुक्र अपनी उच्च राशि में मीन राशि में जाकर द्वादश भाव में बैठे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये देखेंगे कि जब भी जो है कि शुक्र द्वादश भाव में बैठते हैं तो आप सबसे पहले जान लें कि शुक्र के लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान द्वादश भाव को माना जाता है। बहुत सारे जो ग्रह हैं वो द्वादश भाव में बैठकर नकारात्मक प्रभाव देते हैं, उनके लिए द्वादश भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन खासकर शुक्र के लिए यह एक बहुत ही अच्छा स्थान माना जाता है। यहाँ पर बैठकर शुक्र अच्छा फल देते हैं। अच्छा फल देते हैं तो वो किस तरीके का अच्छा फल देते हैं। ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि जातक अपने जीवन में चाहे उसके जीवन में कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां आ जाए, लेकिन उसके बेसिक जीवन में किसी भी एक्सट्रीम लेवल की प्रॉब्लम
नहीं आ पाती है, उसको रहने खाने एक अच्छा लाइफ जीने में कहीं ना कहीं सहयोगी शुक्र होते हैं। शुक्र वहाँ पर बैठकर खर्चे को जरूर बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लग्जरी लाइफ की तरफ जातक को आकर्षित करते हैं। और अपोजिट आप ये मान सकते हो कि ऐसा जातक अगर वो मेल है तो वो फीमेल जो भी जो है ना कि फीमेल लोग हैं उनके प्रति उसके अंदर जो आकर्षण है वो बढ़ जाता है। और ऐसा जातक फीमेल के बीच में मशहूर होने वाला जातक होता है। ऐसे जातक का आप ये भी कह सकते हैं कि द्वादश भाव में शुक्र अगर खराब होते हैं तो उनका थोड़ा सा जो है कि जातक के चारित्रिक पतन को गिराने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं, मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि अगर शुक्र द्वादश भाव में बैठे हो और कोई जातक अपने चरित्र के ऊपर कंट्रोल करके जीवन में आगे बढ़ने वाला हो तो वो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद शुक्र की स्थिति बन जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धनेश होकर के शुक्र और द्वादश भाव में अपनी उच्च राशि में जाकर बैठे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि ऐसा जातक विदेश से जुड़कर बहुत सारा धन अर्जित करने वाला होगा। बहुत सारा धन को अर्जित करने के साथ साथ बहुत सारा खर्च करने वाला होगा। और इस लग्न चार्ट के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि जो धनेश जो होते हैं, धनेश द्वितीय भाव जो होता है वो कुटुंब का भी होता है, द्वितीय भाव वाणी का भी होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि ऐसे जातक की जो वाणी होगी वो चूंकि शुक्र है, शुक्र आपको मतलब आप ये मान लो कि शुक्र अगर उच्च का हो तो जातक के अंदर एक विशेष लेवल की क्वालिटी आ जाती है। वो आकर्षक व्यक्तित्व के साथ साथ उसके अंदर बात करने की क्षमता, किसी को आकर्षित करने की क्षमता उसके अंदर विशेष लेवल की आ जाती है। ऐसा जातक अपनी बातों से लोगों को मोहित करने वाला हो जाता है, ऐसी स्थिति भी बनती है। और ऐसे कंडीशन में जातक का जो भी उसके कुटुंब होंगे वो विदेश में रहने वाले हो सकते हैं, विदेशी लोग उनके कुटुंब हो सकते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि सप्तम हाउस के स्वामी ग्रह है शुक्र, जिसके परिणाम स्वरूप सप्तम जो हाउस होता है वो जीवन साथी का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो अगर ऐसा स्थिति यह भी हम देख सकते हैं कि ऐसे जातक का शादी के बाद विशेष उन्नति करेगा वो अपने जीवन में। और ऐसा जातक की जो जीवन साथी हो सकती हैं कि बहुत सारे मामलों में 99% ये चांसेस है कि ऐसे जातक का जो जीवन साथी होगा वो विदेशी मूल का हो सकता है, विदेशी नागरिक हो सकता है। और उसकी जो जीवन साथी होंगी वो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व की जीवन साथी होंगी, उनके अंदर एक विशेष लेवल का आकर्षण देखने को मिलेगा। ऐसा जातक अगर विदेशियों के साथ मिलकर किसी भी तरह का व्यापार करता है तो उस व्यापार में विशेष लेवल की सफलता देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि सप्तम का संबंध सीधा जो है कि द्वादश भाव से बन रहा है, जिसके कारण जातक के व्यक्तित्व के अंदर जो एक काम वासना की जो प्रवृत्ति है वो विशेष लेवल का उसके अंदर हो सकता है। और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि उसके परिणाम स्वरूप जातक के बहुत सारे फीमेल साथी हो सकते हैं। और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह बुध हैं। तो बुध नीच राशि में जाकर वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो बुध नीच राशि में जाकर वहाँ पर बैठकर शुक्र को बल देने का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक का जो पराक्रम है वो नकारात्मक तरीके का हो सकता है। नकारात्मक तरीके का इस सेंस में हो सकता है कि ऐसा जातक पराक्रम करने में बहुत ही पराक्रमी होगा, लेकिन उसके पराक्रम में अनैतिकता बहुत ही हाई लेवल की हो सकती है। वो दूसरे का नुकसान करके, दूसरे की परवाह किए बिना अपने फायदे के बारे में सोच सकता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि ऐसा जातक धन के लिए आप ये मान लो कि किसी भी तरह के हद तक नीचे गिर सकता है। और यहाँ पर छठे घर के स्वामी ग्रह बुध हैं। तो छठा घर जो होता है रोग का, ऋण का, कर्जे का होता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक बहुत सारे कर्जे भी ले सकता है जीवन में ग्रोथ करने के लिए और जनता को ठग भी सकता है।
क्योंकि जो छठा घर होता है वो सेवा का भी होता है, तो सेवा के नाम पर वो जनता को ठग भी सकता है, धन को पाने के लिए ठग भी सकता है। और ऐसी स्थिति में जातक को स्किन से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। और इस स्थिति में जो छठा घर होता है रोग, ऋण, कचहरी, कोर्ट कचहरी का भी होता है। तो ऐसे स्थिति में हम ये भी पाएंगे कि ऐसा जातक अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो लीगल एलिगेशन में फंसकर जेल तक का सफ़र कर सकता है। ऐसी स्थिति भी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर बुध नीच राशि में होकर द्वादश भाव में बैठे हैं और छठे घर के स्वामी ग्रह होकर बैठे हैं और पराक्रम भाव के भी स्वामी ग्रह बनकर बैठे हैं। मतलब जातक का जो पराक्रम होगा बहुत ही अनैतिक तरीके का हो सकता है, और ऐसे अनैतिक तरीके के पराक्रम के कारण अपने फायदे को आगे बढ़ाने के लिए जातक पराक्रम करेगा, अनैतिक तरीके का करेगा, और जिसके कारण उसको कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है, वो जेल भी जा सकता है। इसके साथ साथ ऐसा जातक फीमेल पार्टनर के कारण भी जेल जा सकता है। ऐसी स्थिति भी बन सकती है। उसके जो अपोजिट सेक्स के जो भी पार्टनर होंगे, फीमेल पार्टनर होंगी, अगर वो मेल है तो उसके गलत करतूतों के कारण उसके ऊपर कोई आरोप लग सकता है और वो जेल जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि अगर बाकी सारे जो 7 ग्रह हैं वो अगर बहुत ही सकारात्मक हैं, बहुत ही सपोर्टिव है, कहीं से भी गुरु की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ जाती है, तो ये जो प्रभाव है वो कम हो जाएंगे। लग्नेश की स्थिति बहुत मजबूत हो, मतलब बाकी सारे 7 ग्रहों की भूमिका तय करेगी कि एग्जैक्टली ऐसा प्रभाव होगा या नहीं होगा। कितने सकारात्मक होकर बैठे हैं राहु केतु, कितने निगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं, गुरु की क्या स्थिति है, लग्नेश कितने भाग्य को बल दे रहे हैं। और इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु भाग्येश भी बन रहे हैं, द्वादश भाव के भी स्वामी ग्रह गुरु ही बन रहे हैं। तो ओवरऑल किसी भी एग्जैक्ट युति का प्रभाव बाकी सारे ग्रहों के प्लेसमेंट को देखने के बाद ही पता चलता है। उस युति के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है और बाकी सारे जो ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, वो कितने मजबूत होकर बैठे हैं। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।